हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इस सेक्शन में हम सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर रखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हम लोगों ने इकोनॉमिक टाइम्स से लिया है और आज के एडिटोरियल का शीर्षक है द कोल टू मीथेन पाथ टू लो कार्बन। यदि आज के एडिटोरियल को हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि देश के कोयला भंडार का उपयोग गैर परंपरागत रूप से करने की सरकार की हाल की पहलों से निश्चित रूप से पर्यावरण सुरक्षा के प्रति हमारी महत्वाकांक्षाओं को बल प्राप्त होगा। हाल ही में सरकार ने कुछ ऐसी स्कीम्स को ग्रीन सिग्नल दिए हैं जिसमें कोयले का इस्तेमाल होगा, वो भी गैर पारंपरिक तरीकों से। जो कन्वेंशनल मेथड्स थे उनको ना फॉलो करके नॉन कन्वेंशनल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और इस तरीके के इनिशिएटिव से एक चीज तो पक्की है कि जो हमारा हमेशा से एक ऑब्जेक्टिव रहा है पर्यावरण सुरक्षा का, उसकी तरफ हम लोग एक कदम आगे जरूर बढ़ाएंगे। यदि एडिटोरियल को हम लोग अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 3 और मूलतः टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी इत्यादि सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। भारत के कोयला भंडार के नवीन और गैर पारंपरिक उपयोग हेतु विभिन्न परियोजनाओं को सरकार द्वारा अनुमति दिया जाना सही दिशा में उठाया गया नया कदम है। देखिए, कहीं ना कहीं जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो भी इनिशिएटिव सरकार ले रही है पर्यावरण सुरक्षा के लिए, जो सबसे मूलतः जो उसमें सबसे बड़ी चीज है वो ये कि भाई जो कार्बन उत्सर्जन है उसको रोकने में ये इनिशिएटिव्स बहुत काम आएंगे। इस कदम से हमारी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी और समग्र प्रभाव के रूप में देश की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। बाकी दो चीजों को यदि हम लोग ध्यान ना भी दें, यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज है वो ये कि जो वायु गुणवत्ता है, यदि इस तरीके के इनिशिएटिव्स को ज्यादा से ज्यादा जोर मिले तो हम लोग देखेंगे जो हमारी एयर क्वालिटी है उसमें हमको एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। ये पहल है क्या, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं जरा। देखिए, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने लगभग 40,000 करोड़ के निवेश की तैयारी की है। किस चीज में? कोल टू मिथनॉल, मतलब जो कोयला है कोयले को मेथनॉल में बदलने वाले जो प्लांट्स हैं, और वहां पे जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा वो भी स्वनिर्मित होगी, वो स्वदेशी टेक्नोलॉजी का होगा इस्तेमाल। तो ऐसे प्लांट्स जहां पे कोयले की मदद से कोयले को मेथनॉल में कन्वर्ट किया जा रहा है, उन प्लांट्स को शुरू करने के लिए कोल इंडिया ने लगभग 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्लान बनाया है। इस तरीके का पहला संयंत्र पश्चिम बंगाल के दनकुनी में स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए सीआईएल पहले ही बोलियां आमंत्रित कर चुका है। ऐसा पहला मेथनॉल प्लांट जो है, कोल टू मेथनॉल कन्वर्जन प्लांट जो है, वो पश्चिम बंगाल के दनकुनी में लगाया जा रहा है और इसके लिए कोल इंडिया ने ऑलरेडी जो बिड्स हैं, बोलियां हैं, वो आमंत्रित कर दी हैं। अब थोड़ी सी जानकारी जरा मेथनॉल के संदर्भ में हम लोग देख लें। अब मेथनॉल की यदि हम लोग बात करें तो मेथनॉल एक एकल कार्बन यौगिक है जिसे कृषि अवशेषों और नगर पालिका के ठोस अपशिष्टों से भी उत्पादित किया जा सकता है। मेथनॉल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके, कार्बन कंपाउंड है मूलतः, जो आपको जो कृषि अवशेष होते हैं, नगर पालिका के जो ठोस वेस्ट होते हैं, सॉलिड वेस्ट, उनसे भी आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। यदि देखिए ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, यदि मेथनॉल को वाहन ईंधन के साथ यदि मिलाया जाता है तो हम लोगों ने रिजल्ट्स देखे हैं कि लगभग 20% की कमी आती है जो वायु उत्सर्जन होता है। मतलब जो गैसेस आपके व्हीकल से निकलती हैं उसमें लगभग 20% की कटौती हम लोगों ने देखी है। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि मेथनॉल का ही एक और डेरिवेटिव है जिसका नाम है डायमेंशनल ईथर। यदि उस डायमेंशनल ईथर को
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के साथ मिलाया जाए या ब्लेंड किया जाए तो हमने देखा है कि वो एक उत्तम कुकिंग फ्यूल भी बनता है। मतलब मेथनॉल का इस्तेमाल दोनों ऑटोमोबाइल वाहन ईंधन में भी और साथ ही साथ कुकिंग फ्यूल में, दोनों में हम लोग देख सकते हैं उसकी उपयोगिता। जब मेथनॉल की हमने बात करी तो यहां पे एक टर्म जो बहुत जरूरी है हमें समझने के लिए, वो है मेथनॉल इकोनॉमी। ये मेथनॉल इकोनॉमी जो इनिशिएटिव है वो नीति आयोग का इनिशिएटिव है और ऐसा कहा जाता है कि भाई मेथनॉल को यदि अगर हम लोग ऑब्टेन करना चाहें तो वो आपको कोयले से मिल सकता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट से मिल सकता है, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट निकलता है वहां से मिल सकता है, और नेचुरल गैस में भी होता है। यदि ये मेथनॉल इकोनॉमी का जो इनिशिएटिव नीति आयोग ने लिया है और आने वाले समय में यदि ये सक्सेसफुल हुआ, सफल हुआ, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत जो है COP 21 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में जो उसने अपने टारगेट सेट किए थे एकदम सही रास्ते पर चलता हुआ माना जाएगा। मैंने जैसा आपको बताया कि मेथनॉल इकोनॉमी जो है वो नीति आयोग का इनिशिएटिव है और जो मूलतः इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, जो एम थे, वो क्या थे? पहला, नंबर 1, अपना जो ऑयल का जो आयात होता है हमारे यहां पे ऑयल इंपोर्ट, उसको घटाना है। देखिए, जब ऑटोमोबाइल फ्यूल के साथ, ऑटोमोटिव फ्यूल के साथ जब आपका मेथनॉल इस्तेमाल किया जाएगा, ब्लेंड किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो फ्यूल है उसके इस्तेमाल में कटौती होगी, और जब उसके इस्तेमाल में कटौती होगी तो हम लोग देखेंगे कि अपने आप ही जो हमारा आयात है तेल का वो भी घटेगा। साथ ही साथ मेथनॉल के साथ जो सबसे अच्छी चीज जुड़ी हुई है यहां पे वो ये है कि मेथनॉल के इस्तेमाल से, मेथनॉल इकोनॉमी के इस्तेमाल से हम लोग ये देखेंगे कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके भी उत्सर्जन में कमी आएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आपका कोल टू मेथनॉल प्लांट जो दनकुनी वेस्ट बंगाल में लगाया जा रहा है, एक बार जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा, जब पूरी तरीके से ये चालू हो जाएगा, तो ये कई सारे नौकरियां जो हैं वो लेकर के आएगा अपने साथ। ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 4,500 नौकरियां जो हैं वो इस प्लांट से आएंगी। अब यदि हम लोग बात करते हैं मेथनॉल इकोनॉमी की, तो एक और चीज के बारे में हमें देखना जरूरी है जिसको हम लोग बोलते हैं एथनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम। एथनॉल है क्या? एथनॉल एक तरीके का जैव ईंधन है, बायोफ्यूल जिसको हम लोग बोलते हैं। अब एथनॉल का इस्तेमाल कई सारे यूरोपीय देशों में होता है और लगभग वहां पे पेट्रोल के साथ लगभग 40% एथनॉल को ब्लेंड करके, मिक्स करके एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। और उन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से ये रिजल्ट्स देखे हैं कि भाई जो प्रदूषण है उसमें एक भारी गिरावट आई है। अब जब हम एथनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम की बात करते हैं तो सन 2003 में इसको शुरू किया गया था, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है उसके द्वारा। जो मूलतः जो सबसे बड़ा कारण था इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने का वो ये था कि हमें ऐसे ईंधनों के इस्तेमाल को प्रमोट करना होगा जो पहले तो जो पेट्रोल और डीजल है उनका एक ऑल्टरनेटिव हो सके, मतलब पेट्रोल या डीजल के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सके, और दूसरे एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, पर्यावरण फ्रेंडली हो, और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि इस तरीके के फ्यूल्स का इस्तेमाल होने लगेगा तो अपने आप जो हम लोग आयात देखते हैं तेल का बाहरी देशों से, उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट हमें दिखाई देगी। सरकार ने 2022 तक ये टारगेट रखा है कि पेट्रोल के साथ एथनॉल की मिक्सिंग होगी, बायो एथनॉल जो बायोफ्यूल है उसकी मिक्सिंग होगी। कितना प्रतिशत पर? 10%। मतलब 90% जो है वो पेट्रोल रहेगा और 10% उसमें बायो एथनॉल रहेगा। ऐसे मिक्सचर को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा 2022 तक। यही जो बायो एथनॉल की जो संख्या है उसका जो प्रतिशत है उसको बढ़ा करके 20% कर दिया जाएगा सन 2030 तक। यदि आज के समय की हम लोग बात करें तो आज के समय में हम लोग देखते हैं कि जो बायो एथनॉल मिलाया जाता है पेट्रोल में वो मात्र 5% है। हाल ही में कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर्स पर है उन्होंने एक योजना को अप्रूवल दिया है। योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री जीवन योजना। क्या है ये जीवन योजना? तो ये है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। इसको इसलिए इस्तेमाल किया गया है ताकि ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, रिसर्च और डेवलपमेंट बायो ईंधन के सेक्टर में हम लोग प्रमोट कर सकें और ज्यादा से ज्यादा इसके इस्तेमाल के बारे में लोगों को बता सकें, और साथ ही साथ बायो इथेनॉल के लिए और ज्यादा से ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट पर कार्य कर सकें। देखिए, यहां पे मैंने अभी CIL कोल इंडिया लिमिटेड के कोल से मेथनॉल में
कन्वर्ट करने वाले प्लांट की मैंने बात करी। 2 साल पहले 2018 में कोल इंडिया ने एक और अपना प्लांट स्टार्ट किया, जो हम लोगों ने तलचर उड़ीसा में देखा। वो प्लांट था कोल टू गैस परियोजना। इसी को हम लोग बोलते हैं गैसीकरण, कोयला गैसीकरण परियोजना। अब ये कोयला गैसीकरण होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए, कोयला गैसीकरण एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे कोयले को हम लोग सिंथेसिस गैस इसमें बदलते हैं। अब ये सिंथेसिस गैस का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं सिन गैस। अब इस सिन गैस में होता क्या क्या है, जो सबसे जरूरी चीज है, तो सिन गैस में आपको कई सारे चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन भी। अब ऐसा ये कहा जाता है कि ये जो सिन गैस है इसको कई जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि बिजली के उत्पाद के लिए भी हम लोग सिन गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे केमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर में भी मूलतः यूरिया बनाया जा सकता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना जरूरी है। तो ये जो कोयला गैसीकरण है, ये प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसी परियोजना के ऊपर आधारित कई सारे और प्लांट्स जो हैं वो देश के अलग अलग कोनों में लगाने की बात की जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है एक रिपोर्ट के बारे में जो नीति आयोग ने प्रस्तुत करी है। थोड़ा सा उस रिपोर्ट को जरा हम लोग देख लें जरा। नीति आयोग ने कहा है, नीति आयोग ने एक टारगेट सेट किया है। टारगेट सेट किया है कि 100 मिलियन टन कोल का गैसीकरण किया जाएगा। अब भारत में ये टारगेट लिया है कि भाई सन 2020 से लेकर के सन 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण किया जाएगा, और जो पूरा का पूरा इसमें इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 4 लाख करोड़ का है। 3 फेजेस में ये पूरे के पूरे 100 मिलियन कोल का गैसीकरण होगा। 3 फेजेस में पहला फेज जो है वो सन 2020 से सन 2024 तक चलेगा, जिसमें 4 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण किया जाएगा, और जो टोटल लागत आएगी वो आएगी 20,000 करोड़ की। दूसरा फेज जो है वो 2020 से 2026 तक चलेगा। इसमें जो टोटल कोयला इस्तेमाल होगा वो होगा 6 मिलियन टन, और जो लागत आएगी वो होगी 30,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की। जो तीसरा और अंतिम फेज है वो सन 2022 से 2030 तक चलेगा, जिसमें 90 मिलियन टन कोयले का इस्तेमाल होगा, और जो टोटल लागत आएगी वो लगभग 3.6 लाख करोड़ की आएगी। तो ये वो परियोजना है, ये वो आइडिया है जहां जो नीति आयोग ने प्रस्तुत किया है, जहां पे 100 मिलियन टन कोयले को गैसीफाई करने की बात चल रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे का रास्ता। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता को इस प्रकार से कार्बन न्यूनीकरण परियोजनाओं का सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। मैंने पहले भी बताया, देखिए जो सबसे अच्छा तरीका है ग्रीन हाउस गैसेस को घटाने का, कार्बन उत्सर्जन को कम करने का, वो ये ज्यादा से ज्यादा ऐसे इनिशिएटिव्स को प्राथमिकता दें जहां पर नॉन कन्वेंशनल, गैर परंपरागत तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। हमें एक चीज और देखने की जरूरत है यहां पर कि भाई भारत अमेरिका का जो ऊर्जा सहयोग है, जिसको हम लोग स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप भी कहते हैं, ओके, उस सहयोग से उभरती हुई अमेरिकी कार्बन कैप्चर, उपयोग और अनुक्रम, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड सीक्वेस्ट्रेशन CCUS परियोजनाओं का लाभ भारत को भी प्रदान कर सकता है। देखिए, यदि अगर हम लोग इस पार्टनरशिप की बात करें जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप, तो सन 2018 में भारत और अमेरिका के बीच में हुई थी, और उसमें यह कहा गया था कि भाई दोनों देश जो हैं, दोनों देशों की सरकारें एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगी। जो 4 जरूरी जगह, जहां पे 4 ऐसे पिलर्स जहां पे कोऑपरेशन की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वो पहला बोला गया पावर और एनर्जी सेक्टर, दूसरा कहा गया ऑयल और गैस क्षेत्र में भी दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे, तीसरा कहा गया रिन्यूएबल एनर्जी, और चौथा कहा गया सस्टेनेबल ग्रोथ। जो सस्टेनेबल ग्रोथ एक ऐसी कि हम एनवायरनमेंट का भी, पर्यावरण का भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ अपना भी ग्रोथ कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन हुआ था, ऐसी परियोजनाएं जिनके बारे में हमने पिछली स्लाइड्स में बात करी, उससे मदद मिल सकती है। साथ ही साथ यहां पे एक टर्म आ रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं CCUS। अब ये CCUS है क्या? कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, सीक्वेस्ट्रेशन। अब यहां पे यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले कार्बन कैप्चर कैसे होगा। कार्बन, देखिए कार्बन कैप्चर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कोयले को जब जला रहे हैं
या फिर आप ये समझिए कि स्टील जहां पे मैन्युफैक्चर होता है वो प्लांट्स, या जहां पे सीमेंट मैन्युफैक्चर होता है ऐसे प्लांट्स से सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाए। उस कैप्चर की हुई कार्बन डाइऑक्साइड को फिर पाइपलाइन के माध्यम से ट्रांसफर किया जाए, या फिर आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट किया जाए। इस तरीके से होगा क्या कि हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके एनवायरनमेंट में जा सकती थी उसको हम लोगों ने पहले ही एनवायरनमेंट में जाने से रोक लिया। यहां पर एक टर्म आपको और समझने की जरूरत है, सीक्वेस्ट्रेशन, अनुक्रम। इसका मतलब होता है निकालना किसी चीज को। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन मतलब एक्सट्रैक्ट करना, निकालना। तो ये तो था आज का एडिटोरियल। अब आज के एडिटोरियल से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में आपसे एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम के बारे में पूछ सकता है, मेथनॉल इकोनॉमी के बारे में पूछ सकता है, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के रेफरेंस में आपसे पूछ सकता है, और साथ ही साथ आपसे CCUS का फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो इनका ध्यान रखिएगा। जो मेंस बेस्ड जो आपसे सवाल जो एक बन सकता है यहां पे, वो कुछ ऐसा है कि भारत के लिए मेथनॉल आधारित अर्थव्यवस्था का महत्व की चर्चा कीजिए। इसकी क्षमता के दोहन में कौन सी प्रमुख चुनौतियां शामिल हैं, उन्हें भी बताइए। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को एडिटोरियल एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।